एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अडर 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और अपनी सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का आखिरी टॉपिक जो कि एक्सक्रीशन। मैक्सिमम 3 वीडियो से ज़्यादा नहीं जाएगा ये, और लाइफ प्रोसेस को हम बिल्कुल धुरंधर तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। एक एक चीज़, एक एक लाइन, एक एक कंसेप्ट, सब कुछ हम पढ़ लेंगे। मैंने आपको उतना पढ़ाया है जो कि आपके NTSC लेवल तक का है। बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बेटा, ये आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगा। कम पढ़िए, उतना पढ़िए जिससे आपका NTSC क्लियर हो जाए। और बोर्ड्स के तो कहने ही क्या, आग लगा के आने वाले हैं शिप्रा मैम के साथ आप बोर्ड्स में, ये याद रखना। लाइव प्रोसेस का 1 शॉट वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बनाकर दे दिया है, आप आराम से उसको देखिए। उसमें सारे कंसेप्ट्स मैंने कवर किए हैं और आपको सब कुछ समझ में आएगा। जाइए उसको एंजॉय करिए। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि वाई वी नीड एक्सक्रीशन, हमें क्यों चाहिए, क्यों करना है एक्सक्रीशन। बेटा जी, हमने जब शुरू किया था तो हमने खाना खाया था, खाने को पचाया था, खाने को पचाकर न्यूट्रिएंट को हम ब्लड में ले गए थे, फिर हम सांस ले रहे थे, सांस से हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे थे, उस ऑक्सीजन की मदद से उस न्यूट्रिएंट को जो कि ब्लड में घूम रहा है उसे डाइजेस्ट कर रहे थे, उससे एनर्जी निकाल रहे थे। न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना है, सो वी नीड अ मीडियम कॉल्ड एज ब्लड, और उसे पंप करने का काम करता है हार्ट, तो हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन। पर इन सब चीज़ों में कुछ चीज़ें बच जाती हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, जो आपके शरीर से बाहर जानी बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आप इसे अपने शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो धीरे 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 वो आपके शरीर में एक्यूमुलेट होती जाएंगी और वो टॉक्सिक हो जाएंगी, जहरीली हो जाएंगी, और इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। सो आपकी बॉडी में ये जो आपके लाइफ प्रोसेसेस आप पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जो ये बताता है कि ईच एंड एवरी सिस्टम इज़ कनेक्टेड। अगर एक भी सिस्टम में गड़बड़ी हो गई मेरे प्यारे बच्चों तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, हम सबकी मृत्यु भी हो सकती है। तो किसी भी सिस्टम में कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी सिस्टम में डिफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली जो उसके आसपास रिलेटेड सिस्टम है वो भी डिफेक्टेड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और उससे होने वाली जो प्रक्रियाएँ, जो प्रोसेसेस आपकी बॉडी में चल रही हैं वो नहीं होंगे। एंड वंस वन सिस्टम गेट अफेक्टेड, automatically another system will affected and it will cause serious damage to your body. So the excessive waste which are producing by the different kinds of system, like the stool produces from the digestive system, like the carbon dioxide which is a waste material produces from the respiratory system, and the urine produces by your filtration by the kidneys from the excretory system, these are the waste material and it should be removed from your body, because if it get accumulated into your body it will transport it to your blood and it will accumulate it into your tissues which causes a serious damage to your body. ये तो हुई तुम्हारी बात, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा तुम ही एक्सक्रीट करो, तुम ही मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करो। भाई हर एनिमल की एक क्वालिटी होती है, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, हर एनिमल की एक क्वालिटी होती है कि उसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना ही पड़ता है। क्लियर है इतनी बात? तो वेस्ट प्रोडक्ट को जब आप रिमूव करते हैं तो इसे ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिनके बारे में आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो अंडर नॉर्मल कंडीशन द लिविंग सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म वर्क ऑल द टाइम। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में हमारी जो लिविंग सेल्स होती हैं वो हमेशा काम करती रहती हैं, ताकि आपका जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये चल रहा है, उसका लाइफ सस्टेन कर पाए। ठीक है, समझ में आई? अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी में क्या चल रही है, भाई डिफरेंट काइंड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती हैं। किसी चीज़ को आप बना रहे होते हैं, किसी चीज़ को आप तोड़ रहे होते हैं। जब आप किसी चीज़ को तोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? उससे प्रोड्यूस होते हैं मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं और इसे हमें शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ये भी आपको समझना होता है कि जैसे जो भी चीज़ आप वेस्ट बना रहे हैं इसे शरीर से बाहर निकालना, हम ये समझ गए। ड्यूरिंग द बायोकेमिकल रिएक्शन सम मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस व्हिच मे बी टॉक्सिक इफ इट गेट एक्यूमुलेटेड इनटू द बॉडी। अगर आपके बॉडी में कोई वेस्ट टॉक्सिक मेटाबोलाइट बन रहा है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, तो इसे शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि ये टॉक्सिक हो सकते हैं। शरीर में आपकी बॉडी में जो वाटर और सॉल्ट होते हैं, इनका भी लेवल आपकी बॉडी में मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि इनके भी ज़्यादा और कम होने से आपकी बॉडी को इफेक्ट हो सकता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि वेस्ट को बाहर निकालना?
तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई टॉक्सिक मेटाबोलाइट या जिसे हम वेस्ट कह रहे हैं उसे बाहर निकालना, साथ ही साथ आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, वाटर को बैलेंस करना, आपका जो सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम वो आपके शरीर में पानी ज़्यादा है तो बाहर निकालेगा, कम है तो कंजर्व करेगा, ये सब चीज़ें भी करता है। सो आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम के दो फंक्शन है, पहला टू रिमूव द मेटाबोलाइट वेस्ट एंड सेकेंड टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है पानी और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये दो ऑब्जेक्टिव है, याद रखना। सिर्फ ये मत बोलना पार्टी बाहर निकालने को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं, नहीं। Excretion is a process in which metabolic waste या metabolic waste get removed from the bodies by the different kind of mechanism plus the maintenance of the osmolarity or the osmoregulation in which we maintain the water and the minerals into your body. Clear है? I hope this is clear to you guys. ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे excretory organ है, जैसे किडनी हो गया, लिवर हो गया, स्किन हो गया, लंग्स हो गए। ठीक है, उसके बाद तो ये आपको समझ में आई। तो ये जो होते हैं, जैसे कि अगर आप मान लीजिए वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, पानी का मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो ये होता है होम्योस्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब मैं आपको अगर सीधे शब्दों में यहाँ पे होम्योस्टैसिस का मतलब बताऊँ तो क्या होता है, बताऊँ मैं आपको। व्हाट इज द सीधे शब्दों में मतलब ऑफ होम्योस्टैसिस? होम्योस्टैसिस का मतलब होता है बॉडी बैलेंस। क्या होता है? बॉडी बैलेंस। तो भाई बॉडी बैलेंस का मतलब क्या है? अगर आप अपने शरीर में पानी का लेवल मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप अपने शरीर में सॉल्ट का लेवल मेंटेन कर रहे हैं, आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी से टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को बाहर निकाल रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर कॉन्सेंट्रेशन सबको तो मेंटेन कर रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। तो जब आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में होम्योस्टैसिस हो रहा है, आपकी बॉडी में बैलेंस हो रहा है। कैसे बैलेंस हो रहा है? भाई आप अपनी बॉडी में मिनरल मेंटेन कर रहे हैं, भाई आप अपनी बॉडी में वाटर मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भाई आप अपनी बॉडी से वेस्ट बाहर निकाल रहे हैं। तो होम्योस्टैसिस प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन, जिसके अंदर दो मैकेनिज्म आते हैं। पहला एक्सक्रीशन विच इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड सेकेंड इज द ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन इज व्हाट मेरे प्यारे बच्चों? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, मिनरल एंड वाटर को रेगुलेट करना, बैलेंस करना। ठीक है, अब बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ हमारे अंदर ही प्रोसेस है। बेटा दुनिया में जितने 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 एनिमल्स हैं उन सब में ये प्रोसेस पाया जाता है। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूँ फ्रेश वाटर की, तो फ्रेश वाटर क्या करती है? फ्रेश वाटर फिशेस जो होती हैं ये क्या करती हैं? फ्रेश वाटर फिशेस में क्या होता है? उनकी सेल्स जो होती है, ध्यान सुनना। जैसे कि मैं एक फ्रेश वाटर फिश की सेल्स की बात कर रही हूँ, तो तुमको पता है फ्रेश वाटर की फिश की सेल्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। मैं तुमको बताती हूँ, जैसे तुम्हारी बॉडी में जब तुम ज़्यादा पानी पी लेते हो तो ज़्यादा सूसू करते हो, नहीं करते हो? किडनी ज़्यादा पानी बाहर निकालती ही निकालती है। तो वैसे ही सिर्फ हमारे में ही नहीं, सब में ऐसा मेंटेनेंस का कुछ ना कुछ जो है तो इंतजाम होता है। जैसे फिशेस होती हैं, फिशेस के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, उनकी हर सेल के पास। पता है क्यों? अब देखो भैया, फ्रेश वाटर फिश होती है, फ्रेश वाटर फिश के बॉडी में फ्रेश वाटर जाता रहेगा। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस ये होता है कि हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर पानी जाएगा। इसका मतलब ये है कि हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा। मतलब प्योर वाटर हमेशा ज़्यादा से कम की ओर जाता है। अब मछली में प्योर वाटर कम है, नदी में प्योर वाटर ज़्यादा है, तो वैसे पानी जाने लगे तो नदी में तो कितना पानी, मछली फट जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। मछली के शरीर में क्या पाए जाते हैं? जो उनकी सेल्स है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जब इसके सेल में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस पानी को रिमूव कर देती है। तो इस तरीके से वाटर का बैलेंस होता है। यही अगर तुम मेराइन फिशेस की बात करोगे तो मेराइन फिशेस में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि भैया अगर उसकी सेल में देखो, अब मेराइन मतलब कि जो समुद्री पानी है भैया, अगर मैं कंपेयर, मुझे समुद्र में डुबा दिया जाए तो मेरे आसपास जो समुद्री पानी है उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज़्यादा, एज कंपेयर टू मेरे बॉडी में उससे तो प्योर वाटर ही ज़्यादा होगा। अब अगर मान लो इसके बॉडी में, इसकी सेल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता तो भाई प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो शरीर के अंदर मछली के ज़्यादा है, तो भाई मछली पूरा पानी लॉस कर देती, मछली मर जाती। तो इसके शरीर में ऐसा अरेंजमेंट बनाया गया कि भाई जो मराइन फिश होगी उसके सेल में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होगा, इनके में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता, इनके में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता। समझ में आ रही बात है? क्या समझ रहे हैं आप? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से मछलियों में भी ऐसे अरेंजमेंट होते हैं ताकि वो किसी भी एनवायरनमेंट में पाई जाएं
किसी भी एनवायरनमेंट में पाई जाए, उन्हें जीवन जीने की शक्ति मिले, उन्हें ऐसे अरेंजमेंट दिए गए हैं। इवन जो सी वाटर वाली मछली होती है वो पानी, नमक वाला पानी पीती रहती है, पर उसके गिल्स से वो मिनरल्स को लॉस करती रहती है और प्योर वाटर लेती रहती है। समझ में आई बात? तो इसके अंदर ये एफिशिएंट मैकेनिज्म है भाई, उसके पास ऐसे एफिशिएंट मैकेनिज्म है कि कंटिन्यूसली वो पानी लेती रहेगी और गिल्स से एक्स्ट्रा सॉल्ट को रिमूव करती रहेगी। तो भाई ये अरेंजमेंट है, तो ये वाटर का बैलेंस हो रहा है भाई। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं है जिससे वाटर का बैलेंस होता है, गिल्स के माध्यम से एक्स्ट्रा मिनरल सॉल्ट लॉस हो जाता है, ये भी एक बैलेंस है। तो भाई अलग अलग अरेंजमेंट अलग अलग बॉडी में दिए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी में मिनरल और पानी दोनों का मेंटेनेंस हो सके। तो भाई इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इनके पास स्पेशल टाइप के गिल्स हैं। समझ में आई बात? ये देखो, इनके पास जो है सॉल्टी यूरिन होता है, सॉल्ट यूरिन से भी लॉस कर देती हैं ये मैराइन फिशेस। तो ये सब अरेंजमेंट होते हैं। अपने पास क्या है भैया? अपने पास तो किडनी है, कहना ही क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सक्रीशन क्या है, तो सीधे आप बोलेंगे एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करता है। अगर ये एक्यूमुलेट होने लगे तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये टॉक्सिक और हार्मफुल हो जाएंगे और आपकी बॉडी में जो स्टडी स्टेट मतलब जो बैलेंस स्टेट होती है वो नहीं मेंटेन हो पाएगी। जो बैलेंस स्टेट है बच्चों वो नहीं मेंटेन हो पाएगी। ईजेशन का मतलब बाहर निकालना होता है। ईजेशन इज द रिमूवल ऑफ फूड। देखो, ईजेशन इज द रिमूवल ऑफ फूड इज नॉट रिकॉर्डेड एज अ एक्सक्रीशन बिकॉज इट इज नॉट द प्रोडक्ट मेड बाय द ह्यूमन बॉडी। समझना बात को, ईजेशन और एक्सक्रीशन दोनों अलग अलग चीज़ें। ईजेशन मतलब पट्टी बाहर निकालना, वो ह्यूमन बॉडी ने इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। पर यूरिन हम बनाते हैं इसीलिए हम उसको एक्चुअली ईजेशन को भी एक्सक्रीशन में पढ़ा जाता है, पर यहाँ पर ये बोल रहा है कि ईजेशन का मतलब पट्टी बाहर निकालना एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीशन, यूरिन और पसीने के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड एक्सक्रीशन क्या बोलता है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर। जब ये क्या होता है कि आपकी बॉडी में आयनिक और वाटर बैलेंस, आपकी किडनी के अंदर ये प्रॉपर्टी है बच्चों कि अगर आपके बॉडी में ज़्यादा पानी है तो सूसू से वो ज़्यादा पानी लॉस कर देती है। अगर आपकी बॉडी में कम पानी है तो किडनी एक्स्ट्रा वाटर को कंजर्व करती है। मैंने आपको ऐसे ही किसके बारे में बताया? फिशेस के बारे में बताया कि वो कैसे पानी बचाती हैं, ये कैसे एक्स्ट्रा लॉस करती हैं। ऐसे ही अमीबा के अंदर भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि पानी को बैलेंस करते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन का अगर मैं सीधा मतलब लिखूं तो एक लाइन में मैं सिर्फ लिखना चाहूंगी रेगुलेशन ऑफ वाटर, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स का रेगुलेशन। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है। तो इट मेंटेन द कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशन बाय रेगुलेटिंग वाटर कंटेंट एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मेनली सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। समझ में आ गई बात? अब क्या इंपॉर्टेंस है एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन की? एक्सक्रीशन अनवांटेड बाय प्रोडक्ट को रिमूव करता है जो कि डिफरेंट टाइप के पाथवे से बनते हैं। डिफरेंट टाइप के पाथवे मतलब ग्लाइकोलिसिस से, क्रेब्स साइकिल से, बहुत सारे आपकी बॉडी में साइकिल चलते रहते हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं जिससे बहुत सारा वेस्ट बनता है। इससे एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर होता है एक्सक्रीशन प्रोसेस से, ठीक है। इससे सारे टॉक्सिक केमिकल, जो मैनी टॉक्सिक केमिकल जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि प्यूरिक एसिड, जैसे कि क्रिएटिनिन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये आपकी बॉडी में रिमूव विच डैमेज द सेल एक्ट एज एंजाइम रिमूव फ्रॉम द बॉडी। समझ में आई बात? रिमूव किए जाते हैं। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन रेगुलेट द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। और किडनी में जो ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस हो रहा है उससे आपकी बॉडी में मिनरल मेंटेन किया जाता है, इससे आपकी बॉडी में पानी मेंटेन किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से आपकी बॉडी का पीएच मेंटेन किया जाता है। ये बात याद रखना। तो क्या क्या हमने पढ़ा? एक्सक्रीटरी सिस्टम से पानी का लेवल मेंटेन किया जाता है, मिनरल का लेवल मेंटेन किया जाता है, टॉक्सिक मेटाबोलाइट वेस्ट को बाहर किया जाता है, पीएच मेंटेन किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? और बॉडी फ्लूइड्स तो मेंटेन ही कर रहे हैं। तो अगर आप देखो जो आप फिल्टर कर रहे हो, ध्यान से समझना, इधर देखो, इधर आ जाओ सब लोग, जो भी चीज़ आप इधर फिल्टर कर रहे हो, अब मान लो इसमें बहुत ज़्यादा पानी है सूसू में आपके, तो ये वापस से एब्जॉर्ब होकर आपकी ब्लड में जाया जा रहा है कि नहीं जाया जा रहा है। तो आपकी किडनी, मतलब मैं बेसिकली किडनी के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में किडनी का ही सारा वो है, डिस्क्रिप्शन है। तो अगर अब मैं बात
करूँ किडनी की, तो आपकी बॉडी में किडनी जो एक ऐसा है, मान लो ज़्यादा पानी पी लिए तो किडनी बोलेगी तो ज़्यादा पानी मेरे ब्लड में बढ़ी है, पानी निकालो उसको, तो आप खूब सुस्त हो जाओगे। पर अगर किसी दिन पानी नहीं पिया तो किडनी जो होती है वो ब्लड में जो भी यूरिन बन रहा है फिल्टर होकर, उससे वाटर को भेजती है ब्लड को, ताकि ब्लड में पानी की कमी ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल में डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। मैं सिर्फ जो बता रही हूँ वो आप याद रखिएगा। प्रोटोजोन्स, जैसे कि अमीबा में बात करूँ तो नॉर्मल बॉडी जो सरफेस होता है उसके थ्रू डिफ्यूजन माध्यम से चीज़ों का एक्सक्रीशन होता है। जब वो पानी लेता है अंदर तो उससे फूड आता है, और फिर एक्स्ट्रा वाटर को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से, जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वाटर कलेक्ट करता है, ऐसे जब ऐसे करके छोड़ देता है। ठीक है, तो सिंगल सेल एनिमल में जो वाटर लॉस होता है वो डिफ्यूजन से होता है, और सेल मेम्ब्रेन उसमें पार्ट लेती है। समझ में आई बात? और कैसे होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से मैंने बताया। तो ये बात याद रखिएगा कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम होता है एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना। और कोई भी ऐसी बॉडी, ध्यान से सुनिए, कोई भी ऐसी एनिमल, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ऐसा एनिमल जो फ्रेश वाटर में पाया जा रहा है उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अर्थवॉर्म में। अर्थवॉर्म में होता है नेफ्रीडिया। सिर्फ इतना याद रखना, अर्थवॉर्म में होता है नेफ्रीडिया। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम एनटीएससी, वैसे ये नहीं पूछे जाते। नेफ्रीडिया होता है, देखो एनटीएससी का तो मैं ऐसा लिख रही हूँ जैसे कि पैरों का इस्तेमाल कर रही हूँ, है ना। तो ये एनटीएससी का सवाल है, ये नहीं पूछा जाएगा। बस अमीबा याद रखना कि अमीबा में सब कुछ बॉडी सेल सरफेस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंसेक्ट में होती है मेलफिजियन टिब्यूल। देखो कैसी होती है मेलफिजियन टिब्यूल। मेलफिजियन टिब्यूल ये दिख रही है आपको, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है ना। तो जैसे आपके इंटेस्टाइन में होती है, इंटेस्टाइन में फोरगट मिडगट, मतलब इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम जीजेनम इलियम, उसी तरीके से आपकी इनकी भी जो टिब्यूल्स है, देखो ध्यान से, ये होती है मेलफिजियन टिब्यूल। ये मेलफिजियन टिब्यूल पता क्या करती हैं? ये पूरा इंटेस्टाइन से सारा वेस्ट लेती हैं और फिर सब कलेक्ट कर लेती हैं, और उसके बाद फिर क्या करती है? बाहर कर देती है। तो इनके पास होता है मेलफिजियन टिब्यूल। और हमारे पास होता है किडनी, जिनके पास होते हैं नेफ्रॉन। फिर से समझिए क्या बोला मैंने ये बोला कि भैया जी प्रोटोजोन्स में क्या है? जनरल बॉडी सरफेस। फिर उसके बाद इंसेक्ट्स में क्या होता है? मेलफिजियन टिब्यूल। मेलफिजियन टिब्यूल क्या होती हैं? ध्यान से देखो, जैसे कि जितना ये, जैसे मान लो इसकी इंटेस्टाइन है किसी कॉकरोच की, इसके चारों तरफ पूरा इसका ब्लड है, तो ये मेलफिजियन टिब्यूल क्या करती है? सारा वेस्ट ऐसे ऐसे करके एब्जॉर्ब करती जाती है, सारा वेस्ट एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर यहाँ से बाहर कर देगी। ऐसा काम होता है। ठीक है, और हमारे पास तो किडनी होती है, और किडनी के पास जो ट्यूब्स होती है उनको हम नेफ्रॉन कहते हैं, और नेफ्रॉन के माध्यम से ही आपका एक्सक्रीशन होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अभी हमने जो है इतनी बातें आई होप आपने सीख ली होगी कि किसमें किसमें क्या होता है। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि मेजर एक्सक्रीटरी एलिमेंट क्या है। देखो ध्यान से बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपकी बॉडी में जो भी चीज़ डाइजेस्ट हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ध्यान समझो। देखो इधर आ जाओ। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ध्यान से सुनना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में पॉटी नहीं, पॉटी जब रिमूव होती है इट इज कॉल्ड एज इजेशन। ठीक है, जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट है, इसका मतलब क्या बच्चों? कि इसके अंदर होगा नाइट्रोजन, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। ध्यान से सुनो बच्चों, इधर आ जाओ। जितना भी वेस्ट आप रिमूव कर रहे हैं उन सब को हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब इसके पास क्या रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा। और ये वेस्ट बनते कैसे हैं? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। अब नाइट्रोजनस वेस्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि अमोनिया। ठीक है, फिर दूसरा होता है यूरिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही होता है यूरिया। बेटा होते तो बहुत सारे हैं पर तुम्हें यही पढ़ना है। ठीक है, अब अमोनिया की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है बच्चों, इट इज हाईली टॉक्सिक। ध्यान से समझना भाई, अमोनिया जो होता है ये बहुत 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 ज़्यादा
टॉक्सिक वेस्ट है। इवन तुमको अगर ये लगता है कि तुम्हारी बॉडी में अमोनिया नहीं बनता तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुम्हारी बॉडी में भी अमोनिया बनता है, और आपकी बॉडी में, तुमको बताऊं मैं अमोनिया कैसे रिमूव होता है। आपकी बॉडी में अमोनिया रिमूव होता है लीवर में जाकर बाय द यूरिया साइकिल। अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, फिर यूरिया के फॉर्म में बाहर होता है। बेटा अमोनिया इज हाईली 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 टॉक्सिक एंड इट इज रिमूव्ड बाय एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, ये पानी में रहने वाले एनिमल्स के द्वारा रिमूव किया जाता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलिए, क्या बोला मैंने कि जो भी रिमूव आप कर रहे हैं, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट एक्वेटिक एनिमल के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया हाईली टॉक्सिक है। जब पानी वाला एनिमल उसको रिमूव करेगा तो पानी अमोनिया में घुल जाएगी, तो उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। कोई भी लैंड वाला जो एनिमल है वो अमोनिया नहीं रिमूव कर सकता, नहीं तो अमोनिया डिजॉल्व नहीं होगी, वो उसी जगह पर पड़ी रहेगी और दूसरों के लिए खतरा बन सकती है। यूरिक एसिड जो होता है ये हमेशा कौन निकालता है? बर्ड्स। कौन निकालते हैं? बर्ड्स। ये जो होते हैं, ध्यान से समझना, कभी किसी बर्ड को सूसू करते हुए देखा है? तुम सोचो, आप कभी किसी बर्ड को सूसू करते हुए नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जो फ्लाइट करने वाले एनिमल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो वो अपने वेस्ट से, जो अपना यूरिन होता है, जो अपना मटेरियल होता है वेस्ट का, उससे पूरा पानी खींच लेते हैं और एक पेस्टी फॉर्म में जो है पॉटी करते हैं। उसको तुम सूसू मान लो, चाहे तुम उसको पॉटी मान लो, सब एक ही बात है। कभी भी फ्लाइट एनिमल पानी को लॉस नहीं कर सकते। पानी को लॉस नहीं कर पाने की वजह से, ध्यान सुनो, पानी की लॉस नहीं कर पाने की वजह से वो सूसू पॉटी सब एक ही जैसा करते हैं, क्योंकि उनका जो पॉटी है उसी में थोड़ा बहुत वाटर मिला होता है, सारा वाटर तो वो कंजर्व ही कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जितने भी लैंड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि क्या हो गया? ह्यूमंस जो होते हैं वो क्या रिमूव करते हैं? वो रिमूव करते हैं यूरिया। यूरिया के लिए बहुत ज़्यादा पानी ज़रूरत नहीं होती, ह्यूमंस भी यूरिया रिमूव करता है। यूरिया के लिए कहावत है, पानी कम न ज़्यादा, ये है यूरिया का वादा। तो पानी को निकालने के लिए, मतलब यूरिया को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आई बात? तो एक्वेटिक एनिमल क्या बाहर करेगा? अमोनिया। जो बर्ड्स होंगी, वो जो फ्लाइट एनिमल्स होंगे, वो क्या रिमूव करेंगे? यूरिक एसिड। और जो लैंड वाले होंगे वो सभी यूरिया रिमूव करेंगे। सबसे लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड, उससे हल्का सा टॉक्सिक यूरिया, और सबसे खतरनाक अमोनिया। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका कि कौन सा एनिमल क्या रिमूव करता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे अगर आप। मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल नीड टू बी कंजर्व वाटर। ठीक है, देयरफॉर रीअब्सॉर्ब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्टरेट एंड एक्सक्रीट आउट द नाइट्रोजनस मटेरियल विद वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। भाई हर ऑर्गेनिज्म को जीवन जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो वो सारा पानी कंजर्व कर लेता है और वेस्ट के फॉर्म जो होता है, ध्यान सुनो, सारा नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करता है विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। समझ में आई बात? तो यूरिया जो होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसके साथ पानी बाहर होता है। ठीक है, अदर हैंड ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर टेक अप लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटू देयर बॉडी, दे गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो लैंड में रहते हैं और जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, मैराइन एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनको पानी चाहिए होता है जीवन जीने के लिए, और नाइट्रोजनस वेस्ट भी बाहर करना है। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर तो करते हैं विद लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। जो फ्रेश वाटर वाले रहते हैं वो बहुत सारा पानी बाहर करते हैं, वेस्ट भी बाहर करते हैं, बहुत सारा पानी बाहर करते हैं, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी आसपास बहुत ज़्यादा पानी है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई? तो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स आर नाइट्रोजनस वेस्ट एज अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। जैसे बाइल पिगमेंट, मैंने आपको तब भी बोला था जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था कि ये जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो द वेस्ट मटेरियल। ये भी वेस्ट मटेरियल ही होते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि बाइल पिगमेंट्स का कोई रोल नहीं है बेटा, सिर्फ ये फैट इमल्सिफिकेशन करते, बाकी कुछ नहीं करते ये, तो ये भी वेस्ट मटेरियल है। वाटर भी पूरा यूज़ नहीं होता, जो निकला वो भी वेस्ट अमाउंट होता है। तो मैंने ये बताया कि कौन कौन से एनिमल्स क्या रिमूव करते हैं। समझ में आई बात? जैसे कि लैंड एनिमल क्या दिख रहा है, जैसे कि मैमल्स, मोन्स, एम्फीबियन, शार्क एंड सम बोनी फिशेस, ये क्या रिमूव करती हैं? यूरिया। इंसेक्ट्स जो भी उड़ने वाले हैं वो यूरिक एसिड। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं, जैसे कि अमोनिया एक्वेटिक वाले, बस आपको इतना ही याद रखना है। तो अभी हमने ये सीखा कि एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है वो क्यों ज़रूरी है, क्या फंक्शन होते हैं, क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और किस ऑर्गन में क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। इंसेक्ट्स में क्या पढ़ाया मैंने आपको? इंसेक्ट्स में पढ़ाया मैंने आपको मेलफिजियन टिब्यूल। अर्थवॉर्म में क्या पढ़ाया? नेफ्रीडिया। अमीबा में, प्रोटोजोन्स में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या पढ़ाया? जनरल बॉडी सरफेस। और हमारे में पढ़ाया किडनी।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द डिटेल, जिसमें मैं एक बार में पूरी आपको सारी कहानी समझा दूंगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर लेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड द डायलिसिस। दैट्स इट, चैप्टर इज ओवर। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।